ये भागदत्ते की समस्त छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम अमेरिका की सीनेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी अमेरिका की जो विधायिका है यानी व्यवस्थापिका, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस के दो सदन हैं, एक तो सीनेट है और दूसरा है प्रतिनिधि सभा। सीनेट उच्च सदन है, जो कि सीनेट जो है संसार के समस्त उच्च सदनों में अधिक शक्तिशाली है। सीनेट को संविधान निर्माताओं ने ही शक्तिशाली बनाया है, क्योंकि सीनेट शक्तिशाली संस्था के रूप में राष्ट्रपति को अधिनायक बनने से रोकता है। परिणामस्वरूप प्रारंभ से ही सीनेट एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था के रूप में रहा है और संसार के दूसरे सदनों की शक्ति का ह्रास हो रहा है, लेकिन इसकी बढ़ रही है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीनेट के बारे में। तो हम सीनेट की रचना के बारे में। सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चाहे वह राज्य कितना ही छोटा हो या बड़ा हो। अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, तो कुल मिलाकर इसमें सीनेट की जो सदस्य संख्या है वो है 100। अब सीनेट में जो प्रतिनिधित्व जो है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, सीनेट का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वह कम से कम 9 वर्ष का अमेरिका का नागरिक होना चाहिए और जिस राज्य से वो निर्वाचित हो रहा है उस राज्य का निवासी भी होना चाहिए। तो इस प्रकार ये तो है सीनेट के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता। अब इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल ये 6 वर्ष का है। ये स्थायी सदन है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार इसकी गणपूर्ति है 51 सदस्य। तो ये तो हमने देखा सीनेट की रचना। अब हम देखते हैं सीनेट की शक्तियाँ एवं कार्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवस्थापन शक्तियाँ। व्यवस्थापन शक्तियों के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कानून बनाने से संबंधित जो शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत देखें तो दोनों सदनों को व्यवस्थापन क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है, यानी प्रतिनिधि सदन और सीनेट को दोनों को ये अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ हैं उसमें 3 तरह के विधेयक होते हैं। एक तो वित्त विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं और होते हैं संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक। तो सबसे पहले हम देखते हैं वित्त विधेयक के संबंध में। वित्त विधेयक के संबंध में यदि हम देखें तो वित्त विधेयक आवश्यक रूप से प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तुत होता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण के अलावा पूरे वित्त विधेयक पर दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों के द्वारा जब वह स्वीकृत हो जाता है तभी वह पारित माना जाता है। तो इस प्रकार वित्त विधेयक के प्रस्तावना को छोड़कर बाकी पूरे विधेयक पर सीनेट भी उसमें संशोधन कर सकती है। फिर है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही वह पारित होता है। तो सीनेट में प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह ये प्रस्ताव रख सके कि जो समिति के द्वारा जो लौटे हुए किसी भी विधेयक पर सीनेट में विचार किया जा सकता है। यदि उसका प्रस्तावक बहुमत द्वारा स्वीकार हो जाता है, प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है कि वह सीनेट में उसे विचार किया जाए दोबारा, तो इस विधेयक पर वाद विवाद होता है। विधेयक के विरोधी लोग उस विधि के प्रयोग से जिसे अति भाषण कहते हैं, यानी सीनेटर्स को अति भाषण या फिलिबस्टर का अधिकार प्राप्त है, जिसमें कि वह खुले विचार से काफ़ी लंबे समय तक उस वाद विवाद को चला सकते हैं। लेकिन इसमें जब तक कोई अन्य सदस्य जो है उस पर मत लेने के लिए या मतदान करने के लिए तैयार ना हो, तब तक वह उस पर वाद विवाद चलता रहता है और ऐसा तभी होता है जबकि विधेयक जो है विवादग्रस्त होता है। तो इस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि विधेयक पर परिचर्चा चलती रहती है, वाद विवाद होता रहता है और सदन का जो अधिवेशन है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए अब क्या है कि इसमें, क्योंकि कई बार जो विवादग्रस्त विधेयक नहीं होते हैं, जो साधारण विधेयक, वो मासिक कार्यक्रम के तहत वो पारित हो जाते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट का समय दिया जाता है और वह उस पर अपने विचार रखता है। विवादित विषयों को निर्णय संयुक्त समिति लेती है। तो इस प्रकार ये तो हमने देखा साधारण विधेयक, जिसके अंतर्गत इनको सीनेटर्स को फिलिबस्टर या अति भाषण का अधिकार प्राप्त है। इस पर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, फिलिबस्टर या अति भाषण पर।
फिर आता है इसमें तीसरे तरह का विधेयक होता है संवैधानिक संशोधन संबंधी विधेयक, जिसमें दोनों सदनों की स्थिति समान है। दोनों सदनों को अलग अलग 2/3 बहुमत की आवश्यकता है और जब तक ये दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित नहीं करते तब तक कोई भी संविधान में संशोधन नहीं होता है। तो ये तो देखा हमने व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। फिर आते हैं कार्यपालन शक्तियाँ। कार्यपालन शक्तियाँ सीनेट जो है राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी संधियों को जब तक पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि सीनेट उसे 2/3 बहुमत से पारित ना कर दे। राष्ट्रपति प्रशासकीय समझौतों को गुप्त भी रख सकता है जिससे सीनेट नियंत्रण नहीं रख पाती है। सीनेट कुछ समय बाद ऐसे समझौतों को कानून द्वारा समाप्त भी कर सकती है, पर राष्ट्र समिति के माध्यम से राष्ट्रपति पर नियंत्रण करते हैं। तो इसलिए सीनेट क्या करती है, एक समिति निर्धारित कर देती है और वह उसके पर राष्ट्र संबंधों पर नियंत्रण करती है। ये तो हमने देखा सहयोग की दूसरे देशों के साथ संधि हम समझौते करते हैं। फिर आते हैं दूसरी आती है इस कार्यपालन के अंदर नियुक्ति संबंधी। सीनेट जो है राष्ट्रपति द्वारा की गई जो नियुक्तियां हैं जो कि विशिष्ट पदों पर, तो उन पर भी सीनेट जो है साधारण बहुमत से उनको स्वीकार करती है। लेकिन कई बार सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकृत कर लेती है क्योंकि वह आशा करता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति के संबंध में उसकी इच्छा का भी ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार उनका समझौता हो जाता है। जो एक नियंत्रण होना चाहिए था सीनेट का, वो नियंत्रण नहीं हो पाता है। फिर आता है प्रशासकीय कार्यों की जांच पड़ताल के संबंध में। इस विषय में यदि हम देखें तो सीनेट का निर्णय अंतिम होता है और सीनेट की जांच से सभी लोग घबराते हैं। युद्ध की घोषणा कार्यपालन शक्तियों में युद्ध की घोषणा सीनेट को भी प्रतिनिधि सभा के समान ही युद्ध की घोषणा किए जाने से पहले स्वीकृति आवश्यक है। ये तो हमने देखा इसके कार्यपालन संबंधी शक्तियाँ। अब हम देखते हैं न्यायिक क्षेत्र में। न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो सीनेट को उच्च अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत, धोखाधड़ी अथवा देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह संबंधी महाभियोग की जांच करने का अधिकार है। महाभियोग प्रतिनिधि सभा लगाती है और इस संबंध में वह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, शपथ दिलाना आदि कार्य करती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की सुनवाई भी सीनेट करती है और सीनेट के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होने पर ही वह सुनवाई करती है। तो ये तो हमने देखा इसकी शक्तियाँ एवं कार्य। इसके बाद हम देखते हैं सीनेट का मूल्यांकन। सीनेट का मूल्यांकन यानी पक्ष में यदि हम बात करते हैं तो पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो जो उसके समर्थक हैं वो तो ये मानते हैं कि राष्ट्रपति पर ये सीनेट जो है अंकुश लगाती है क्योंकि इसकी जो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां दी जाती हैं, संधि समझौते किए जाते हैं, उन पर सभी नियंत्रण जो है कौन करते हैं, सीनेट करती है। और दूसरी बात आती है कि व्यवस्थापन का परिष्कार करती है क्योंकि कानूनों का निर्माण जो है व्यवस्थापिका करती हैं। तो इस प्रकार जो कार्यपालिका है वो जो क्रियान्वयन है उस पर वह सबसे पहले विचार विमर्श जो है सीनेट के द्वारा किया जाता है और सीनेट उसकी स्वीकृति देती है, तभी वह कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है। इसका दोष जो है यानी जिसको आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि इन सदस्यों को, सीनेटर्स को भाषण देने की जो अनियंत्रित अधिकार है यानी फिलिबस्टर या अति भाषण जिसे कहते हैं वह बहुत अधिक है। लेकिन अब क्या है, इस पर रोक लगा दी गई है। अब क्या है कि कोई भी एक जो सदस्य है किसी भी विषय पर एक दिन में केवल 1-2 बार ही बोल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता और दिन के अंत में विचार स्थगित करने के स्थान पर थोड़ा अवकाश लेकर सीनेट फिर अनिश्चित समय तक कार्य कर सकती है। यदि कोई 16 सीनेट सदस्य प्रस्ताव रखें कि विचाराधीन विधेयक पर अब विचार विमर्श समाप्त कर दिया जाए तो उस प्रस्ताव पर और उसे यदि 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाए तो उस पर कोई भी सदस्य 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सदस्य इस पर अगर रोक लगाने की बात करता है तो उसे रोक लगाई जा सकती है। और पहले से ही यदि किसी विधेयक पर पहले से ही ये कहा है कि एक निश्चित समय के बाद उस पर विचार बंद कर दिया जाए तो विचार बंद भी कर दिया जाता है और उसके बाद उस पर मत लिए जाते हैं और उसके बाद ही उसको पारित माना जाता है, तो मतदान करा के और फिर उस पर डिसीजन लिया जाता है। और दूसरी बात आती है कि यहाँ पर अलोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व है सीनेट में। वो आलोचक ही मानते हैं कि यहाँ पे छोटे राज्य हों बड़े राज्य हों दोनों से ही 1-2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, तो इस प्रकार समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तीसरी बात आती है कि सीनेट के प्रति शिष्टाचार।
जी, इस पर हम 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है आपके सीनेट के प्रति शिष्टाचार। ये है कि नियुक्ति के संबंध में इसमें क्या होता है कि वहाँ पर इसमें दूषित और भ्रष्ट राजनीति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सीनेट और राष्ट्रपति में एक समझौता हो जाता है कि वह आपस में एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हैं। चौथी बात आती है प्रशासनिक कार्यों के लिए वह उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि सारा प्रशासन का संबंध में कार्य जो है वो कार्यपालिका करती है और सीनेट नहीं करती है। फिर आता है सीनेटरों के कुलीन वर्ग से, सीनेटर्स जो हैं सारे अधिकतर कुलीन वर्ग से होते हैं और वह भ्रष्ट साधनों द्वारा निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार ये तो हमने देखी इसकी आलोचना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में